आपका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम मोहम्मद फैजान और आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ जिसको आप देख कर अमेज हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि हम कैसे ना कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज अगर चूज़ कर रहे हैं उसको सिंपल स्टेप में कैसे सीख सकते हैं और फास्ट फॉरवर्ड तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जावा स्क्रिप्ट मैं यहाँ पर चूज़ करने वाला हूँ। जावा स्क्रिप्ट के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हो बहुत ही फास्ट तरीके से, या फिर कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज को 3 पार्ट में आप डिवाइड करके उसको आप अलग अलग तरीके से कैसे सीखते हो। जैसे कि आप जब जावा स्क्रिप्ट को डिवाइड करते हो तो उसके 3 पार्ट बनेंगे। जैसे कि एक लॉजिकल पार्ट होगा और एक होगा आपका उप्स कॉन्सेप्ट का, दूसरा होगा आपका एक प्रेजेंटेशनल कोड यानी कि जिसपे आप ग्राफिक का यूज करके एक अच्छा सा वेब पेज बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा आपको स्टेप देने वाला हूँ यानी कि लॉजिकल पार्ट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सारे के सारे सिंटैक्स, नेमिंग कन्वेंशन और आप जावास्क्रिप्ट को कहाँ प्लेस कर सकते हो। उसके साथ में आप डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट और यहाँ पर आप उनके लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से यूज कर सकते हो, और लूप कंट्रोल, ब्रेक और कंटिन्यू, लेवल, ये सब और फंक्शन एरेज क्या होती है, इनके बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि छोटे छोटे से मैं उनको कोड में डिवाइड किया हूँ। दोस्तों, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो आप उसके कॉमन जो सारे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कॉमन चीज़ें हैं उनको आपको यूज़ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि जैसे डेटा टाइप्स जो है वो और फंक्शंस, लूप हो गए, ये कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, खाली इनके सिंटैक्स को आपको समझने की ज़रूरत है। तो हम इनको यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसके डेटा टाइप्स कितने होते हैं। वैसे कॉमनली जो डेटा टाइप यूज़ होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के जावा में, जो कि वेर है, लेट है और कॉन्स्ट। वेर यानी कि इसमें आप ये सिर्फ एक कीबोर्ड है जिसको आप इस कीबोर्ड का यूज करके आप कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो, उसमें कोई भी वेरिएबल का वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो और जिस टाइप का आपका वैल्यू होगा डेटा टाइप उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो उसी टाइप का बन जाएगा। उसे लेट है, ये एक आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लेट कीवर्ड का यूज होता है। और कॉन्स्ट को आप सभी जानते हो, अगर कांस्टेंट है कोई भी वैल्यू तो उसको अगर आपको चेंज नहीं करना है तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके एक डेटा टाइप बना सकते हो जिसमें आप कॉन्स्ट का कोई भी एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक टैग यूज किया है और एज ए स्ट्रिंग यूज किया है मैंने। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कि मैंने किस तरह से इसमें ऑपरेटर्स का यूज किया है। मैं सारे के सारे पहले जो लिखा हूँ उनको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। सबसे पहले अगर मैं इसको रन करके देखूं, यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये एक फंक्शन है जो कि ना आपको प्रिंट करके दिखाता है कोई भी मैसेज, कोई भी स्ट्रिंग या फिर कोई भी वेरिएबल के अंदर का वैल्यू जो है वो प्रिंट करके दिखाता है। कहाँ पर? हमारे मॉनिटर पर, यानी कि हमारे ब्राउजर के पेज पर। तो हम इसको कंट्रोल प्लस एस कर देते हैं और यहाँ पे आप देखिए कि मैंने एक HTML का फाइल भी बना रखा है जिसमें मैंने अटैच किया है अपने जावा स्क्रिप्ट को। जावा स्क्रिप्ट के पहले यहाँ पर वेरिएबल है कुछ, उन वेरिएबल का यूज करके मैं ऑपरेटर का यूज कर लेता हूँ और इनको मैं प्रिंट करता हूँ। आप देखिए कि किस तरह का इसका हो रहा है। यानी कि देखो ये सारे के सारे सिंपल होते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप समेशन करते हो, आप सब्सट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवीजन करते हो और इस तरह के आपके ऑपरेटर्स होते हैं। अब इनको मैं और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से अगर आप इनको यूज कर रहे हो वेरिएबल को, किस कैसे वेरिएबल असाइन होता है, कैसे वेरिएबल के अंदर का जो वैल्यू किस तीसरे वेरिएबल में हम कैसे यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट्स है, मैं उनको यहाँ पर दिखा रहा हूँ अनकमेंट करके। जैसे कि वेर कीवर्ड में मैंने एक ऐसा टोटल नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया है और इसमें असाइन करवा रहा हूँ, यानी कि आप कोई भी वेरिएबल लेके आप किसी भी वेरिएबल का वैल्यू उसमें ट्रांसफर करवा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिखा गया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये मैंने यहाँ पर एक फंक्शन जो पहले यूज कर चुका हूँ उसमें मैं स्ट्रिंग के साथ में इस वैल्यू को कंकेटनेट करवा रहा हूँ, इसको कंकेटनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करके अगर प्रिंट करवाता हूँ यानी रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाता है a प्लस बी इक्वल टू टोटल 70, यानी a प्लस बी जो है हमारा वो कॉन्केटनेशन हुआ है, यानी कि कॉन्केटनेशन हुआ है a प्लस बी। उसके बाद में यहाँ पे और दो लाइन के कोड हैं, उनको मैं अनकमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का मैंने यूज, यानी कि a प्लस इक्वल टू b, यानी कि b का वैल्यू जो है वो प्लस होगा और उसका टोटल जो रिजल्ट है वो a में स्टोर होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने इस स्ट्रिंग लिया है, उस स्ट्रिंग में मैंने कॉन्केटनेट किया है एक वेरिएबल को। और यहाँ पर आप देख रहे हो लास्ट में मैंने एक LB नाम का वेरिएबल यूज किया है, उसको मैंने कॉन्केटनेट किया है। और इसमें सिंपली मैंने क्या किया है कि इस टैग को, जो कि एक HTML का टैग है, और इसका मतलब होता है कि लाइन को ब्रेक करना और न्यू लाइन से हमारे कोड को प्रिंट करना, हमारे मैसेज को प्रिंट करना। तो यहाँ पर मैंने LB नाम के यानी कि कॉन्स्टेंट वैल्यू
जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते, उस वेरिएबल मैंने डाल के यहाँ पर कॉन्केटेनेट किया है। तो हर हमारा वैल्यू जो है वो हर बार नई लाइन से प्रिंट हो रहा है। तो अब इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद में हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारा, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि ये देखो असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि सेम वही वैल्यू प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने तीसरे वेरिएबल पर स्टोर करके रखा था, और उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर में भी सेम वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अब जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ पर और हमारे 5 लाइन के कोड हैं, इनको मैं पहले अनकमेंट कर देता हूँ। और उसके बाद में आप देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने कंडीशनल ऑपरेटर्स लगाए हुए हैं, जैसे कि ए लेस देन बी, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसके बाद डबल इक्वल टू। यानी कि आप कोई भी कंपैरिजन यहाँ पर कोई भी ऑपरेंड को लेकर कर सकते हो, और वो इस तरह से होगा। अगर आप किसी दूसरी फील्ड में हो, किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यहाँ माइग्रेट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप इनके बारे में जानते हो। तो मैं सिंपली जस्ट स्टेटमेंट प्रिंट करा रहा हूँ कि किस तरह से आप इनका यूज कर सकते हो। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैंने कुछ स्ट्रिंग बेस में कॉर्डिनेट कर दिए हैं और न्यू लाइन भी। अब यहाँ पे मैं, ये देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया, उसके बाद आप देख सकते हो ए लेस देन बी इक्वल टू फॉल्स यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि ए जो है वो लेस देन नहीं है, किससे, बी से, वो ग्रेटर है तो इसलिए फॉल्स है। अब ये ग्रेटर, ए अगर ग्रेटर है तो क्या ये ट्रू है, उसके बाद ए लेस देन और इक्वल टू, अगर ए लेस देन या इक्वल टू, ये फॉल्स है क्योंकि ए जो है वो बड़ा है, क्योंकि ए में हमारा वैल्यू जो है वो 40 है। अब उसके बाद में है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। उसके बाद ए बी आर इक्वल, क्या ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स आ रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा कोड जो काम कर रहा है, हमारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। उसके बाद में हम जाते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं कि और 2 लाइन के जो यहाँ पर लाइन मैंने लिखे हैं कोड के, उसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ। एक मैंने वेरिएबल लिया है, इसमें ए और बी दोनों को मैंने क्या किया है, कंपेयर किया है और उसमें नए लाइन प्रिंट किया है। तो ये किस तरह से होगा, मैंने यहाँ पर आपको एक तीसरे वेरिएबल का यूज करके सेम वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश किया है। आप इसको भी देख लो कि किस तरह से काम करता है। वही सेम प्रोसीजर है जो सारे लैंग्वेज में आप फॉलो करते हो। उसके बाद में हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे थर्ड वेरिएबल जो है हमारा वो फॉल्स बता रहा है, यानी कि ए और बी दोनों ही इक्वल नहीं है। फिर हम चलते हैं अपने और 2 लाइन के कोड की तरफ। उसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, जो कि मैंने पहले से रखा है कि आपका टाइम बचे और आप इनका खाली यूज करना चाहिए सीखे। और लॉजिक तो आप कभी भी बिल्ड कर सकते हो, लेकिन इनका यूज करना तो आना चाहिए ना पहले से। उसके बाद में यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज है, यहाँ पे यूज किया कि एक अगर वैल्यू जो कि पहले से 40 है, अगर उसमें हम इंक्रीमेंट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, और उसके बाद में एक अगर माइनस करते हैं तो क्या होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर कि ये वैसे ही काम करता है जैसे बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये देखो, तो दोस्तों ये यहाँ पर पहले प्रिंट कर रहा है, बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, और इंक्रीमेंट होने के बाद में फिर से वो यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और फिर यहाँ पर आके फिर से पेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। कुछ इस तरह से होगा 70, यानी कि पहले जो है वो इंक्रीमेंट हो जा रहा है, उसके बाद में वो डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर यही लाइन को मैं एक बार और कॉपी करके दिखाऊँ आपको, तो वो इस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि अब 71 होगा। अब जितनी बार मैं इसको प्रिंट करते जाऊंगा, हमारा जो वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट क्यों इस तरह से हो रहा है कि हमको इंक्रीमेंट जो हमारा 70 है, इंक्रीमेंट होने के बाद में हमको दिखाना चाहिए था 71, लेकिन ये है हमारा, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं आपको प्री इंक्रीमेंट करके दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरह से होगा कि अब अगर ये दोनों लाइन का कोड मैं काट देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद में ये यहाँ पर प्लस प्लस अगर कर रहे हैं, प्लस प्लस यानी कि पोस्ट नहीं, प्री ऑपरेटर लगा रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद में इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए अब 71 यहाँ पे वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखा दे रहा है। उसके बाद में अगर 2 और लाइन के कोड की तरफ चलूँ, इसको अनकमेंट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाए हूँ, यानी कि एंड और ऑपरेटर का यूज किया है। ए अगर लेस देन है बी से तो फिर आपका वैल्यू क्या होगा, और अगर बी लेस देन है ए से तो उसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पर आपको मैं शो करके दिखा रहा हूँ, ब्राउजर पर प्रिंट करने वाला है, जस्ट आप जाइए रिफ्रेश करिए, देखिए कि एंड जो है वो फॉल्स आ रहा है और जो है वो ट्रू आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एंड ऑपरेटर जो है वो 2 ऑपरेंड को लेकर काम कर रहा है। अगर दोनों ही फॉल्स है तो वो होगा फॉल्स। अगर और की तरफ जाए तो उसमें 2 हमारे कंडीशन है, अगर ये दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो हमारा जो ऑपरेटर है, जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू होगा। तो आपने देख लिया कि किस तरह से ये काम कर रहा है कि पहले हमारा फॉल्स आया, बाद में ट्रू आया। अब आगे चलते हैं हमारे
कंडीशनल जो स्टेटमेंट है, यानी कि इसको अगर अनकमेंट कर दें, इफ एल्स और इफ और एल्स को लेकर मैंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो भी उसी बेस्ड पर है कि ए अगर लेस देन बी है तो फिर हमारा रिजल्ट क्या होगा, अगर बी जो है लेस देन ए है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। आप उसको इस तरह के सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। अगर आपका लूप कोड बहुत ज्यादा लंबा है तो आप उसको अलग अलग स्कोप में लिखने के बाद में एग्जीक्यूट करवा सकते हो अपना। तो इसको मैं अनकमेंट करके सेव करता हूँ और आप चलते हैं ब्राउजर पर और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा बी जो है वो लेस देन वो था 30 और ए का वैल्यू जो है उसका था 40। तो यहाँ पर ये भी सही प्रिंट कर रहा है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वेयर मैंने एक अलग से वेरिएबल लिया है और इसमें मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है और इसमें मैंने कुछ स्ट्रिंग भी कॉन्केनेट किए हैं अपने ए और प्लस वेरिएबल के साथ में। टर्नरी के ऑपरेटर का ये होता है हमारा यूज कि हमको पहले कंडीशन देने होते हैं, फिर एक क्वेश्चन मार्क आएगा, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क के बाद में आप जो स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हो उसको कॉलम देके डिवाइड कर सकते हो और इसमें इफ एल्स की तरह ही यूज होगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि ए ग्रेटर देन बी है, उसके बाद में यहाँ पर ऑपरेटर मैंने लगाया है, एक क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में एक सेक्शन यहाँ से यहाँ तक का है जो कॉलम की इस तरफ, ये स्टेटमेंट एक है। दूसरा है ये बी से लेकर लास्ट जो हमारे सेमी कॉलम तक, ये अलग स्टेटमेंट है। तो अगर आपका जो स्टेटमेंट है पहला वाला ट्रू हो रहा है तो ये पहला वाला प्रिंट करेगा, दूसरा वाला अगर ट्रू हो रहा है तो दूसरा वाला प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम इसको सेव करके ब्राउजर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 70 जो है वो ग्रेटर है, तो ये प्रिंट हो गया यहाँ पर। उसके बाद में अब स्विच केस की तरफ चलते हैं कि स्विच केस हमारा कैसे काम करता है। ये है स्विच केस। यहाँ पर स्विच केस का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं और उन केसेस में से किसी एक को हमें चूज करना है और जिस पर अपना कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। तो इसमें बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ पर चूज करने वाले कि ए का जो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो किससे मैच कर रहा है और किस सेक्शन में जाएगा। तो मैंने स्विच पर यहाँ पे एक वेरिएबल रखा है और ये कंपेयर होगा सारे केसेस के साथ में। तो केस जो हमारा पहला है उसका वैल्यू जो है वो 10 है, तो इससे मैच करेगा या नहीं, 30 से मैच करेगा कि नहीं, या 40 से। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और जाते हैं ब्राउजर की तरफ और रिफ्रेश करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर केस का वैल्यू जो है वो 40 से मैच किया क्योंकि ए का जो वैल्यू है वो कितना है 40। तो दैट्स गुड। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है। सेम इसको भी हम अनकमेंट करते हैं और यहाँ पर b अगर लेस देन a है तो हमको b का वैल्यू प्लस करना है और ये तब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा जब तक हमारा b का जो वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू या फिर उससे बड़ा यानी कि a से बड़ा ना हो जाए। अब इसको सेव करते हैं और जाते हैं अपने ब्राउजर की तरफ। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए आपको कितना ज्यादा, यहाँ 30 से स्टार्ट हो गए टोटल जो है वाइल लूप का जो वाइल जो हमारा चला है वो लूप टोटल 69 तक चला है और टोटल जो एग्जीक्यूशन है हमारे कोड का तब तक चलता गया जब तक ये फॉल्स ना हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं डू वाइल की तरफ। ये भी हमारा वाइल है। वाइल लूप में बस इतना ही फर्क है कि वाइल जो है वो कैसे पहले कंडीशन चेक करता है और डू वाइल हमारा पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है उसके बाद में कंडीशन चेक करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने डू के सेक्शन में स्कोप के अंदर में एक पहले स्टेटमेंट प्रिंट करा रखा है, उसके बाद में मैंने आई का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट कराया है और वो बाद में चेक होगा अपने इनिशियल वैल्यू जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है जैसे कि 5, इससे वो कंडीशन चेक होगा। अगर ये फॉल्स है तो ये हमारा एग्जिट हो जाएगा लूप और ट्रू है तो ये चलता रहेगा। अब मैं यहाँ पर अनकमेंट करके इसको सेव करता हूँ और फिर देखता हूँ कि कैसे वाइल लूप जो है हमारा 0 से स्टार्ट होकर 5 तक एग्जीक्यूट किया है और हमारा लूप चला हुआ है। अब उसके बाद में हम जाते हैं और देखते हैं कि फोर लूप हमारा किस तरह से काम करता है। तो फोर लूप के लिए आपको देखना है, यहाँ पर फोर लूप का हमारा बेसिकली मतलब ये होता है कि उसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला जो हमारा सेक्शन होता है उसको हम इनिशियल सेक्शन बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं। उसके बाद में दूसरा है जो कंडीशनल सेक्शन बोलते हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू या फिर। उसके बाद में यहाँ पर इंक्रीमेंट सेक्शन है जहां पर हम वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। कर देता हूँ, उसके बाद में सेव करते हूँ और आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे कैसे काम करता है।
तो ये देखिए फॉर लूप जो हमारा है 0 से स्टार्ट होकर 3 तक गया, क्योंकि हमने यहाँ पर लगा रखा है कि हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू है वो लेस देन होना चाहिए कितने, 4 से। वेरी गुड। उसके बाद में इसको हम सेव कर देते हैं और चलते हैं आगे इफ की तरफ, यानी कि हम किस तरह से इफ का यूज करते हैं और उसके अंदर में फंक्शन का कैसे यूज करते हैं। फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर करके रखे हैं बहुत सारे, उन फंक्शन का एक एक यूज करेंगे। सबसे पहला हमारा फंक्शन है, फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको कॉल कैसे करेंगे और फंक्शन में आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे, यानी कि पैरामीटराइज्ड हमारा फंक्शन कैसे होगा। इस तरह से हम यहाँ पर ना पहले अनकमेंट कर देते हैं यह सारे कोड को और एक एक करके मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ, जो कि हमारा फॉर लूप। और इस फॉर लूप में मैंने इसके अंदर में कुछ और भी स्टेटमेंट रखे हुए हैं, तो उनको मैं एक एक करके बताता हूँ कि कैसे मैंने फॉर लूप में पहले एक वेरिएबल प्रिंट करवाया है और उसके साथ में मैंने उस वेरिएबल को उसके वैल्यू को मैंने यहाँ पर कंपेयर किया है 3 से, और उसके बाद में एक एक करके उसमें फंक्शन लगाए हैं कि जब ये फंक्शन पहुंचेगा, जब ये फॉर लूप पहुंचेगा 3 पर, जब ये पहुंचेगा उसके बाद में मेरे को ये फंक्शन कॉल करना है। और इस फंक्शन में मैंने यहाँ पर देखो ये डिक्लेयर करके पहले से रखा हुआ है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये फंक्शन है जहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग प्रिंट कराया है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप फंक्शन के अंदर में या फिर आप फॉर लूप के अंदर में कोई भी कंडीशन के अंदर में, कोई भी स्कोप के अंदर में कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि कैसे। पहले इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पर देखिए आप फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आप चलिए आगे की तरफ, यहाँ पर इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अनकमेंट करने के बाद में इसको मैं फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। और ये जो हमारा दूसरा वाला फंक्शन है इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउजर को, और यहाँ पे देखिए दूसरा फंक्शन भी कॉल हुआ है। और फंक्शन जो दूसरा है उसमें मैंने हाई लिखा हुआ है और रन टू फंक्शन भी लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर जो देखिए आपके हाई रन टू, ये एक पैरामीटर जो मैंने पास किया है, एक वैल्यू पास किया है जो ये एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर मैंने पैरामीटर सेट करके रखा हुआ है और इस पर वैल्यू आ रहा है। आपने देखो यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं है, जस्ट आप यहाँ पर जो भी पैरामीटर पास करोगे वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा और वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा जो है उसको भी अगर मैं अनकमेंट कर देता हूँ, आप देखोगे कि ये तीसरा वाला जो है इसमें मैंने इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है। और उसके बाद में इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ पर ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश पर मैं क्लिक करता हूँ और आप देखिए लास्ट में कि फंक्शन जो तीसरा है वो भी कॉल हुआ है और उसका जो इंटीजर वैल्यू है 780 वो भी यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। भाई चौथे फंक्शन की तरफ इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, एक एक करके मैं इसको अनकमेंट कर दिया हूँ और अपना जो फंक्शन है चौथा उसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। उसके बाद में आप देखिए कि फंक्शन जो रिटर्न है उसका रिटर्न वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल मेरे को स्टोर करना है। और ये देखिए मैंने इसको सेव करके और रिफ्रेश किया। अब देखिए कि फंक्शन जो 3 है वो भी कॉल हुआ है और इसका जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ किसी दूसरे वेरिएबल में, और उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर फंक्शन में मैं प्रिंट कराऊँ, जो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन है। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो कि ये जो पास रिजल्ट मैंने पास किया हुआ है वो यहाँ पर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, किसका, इस फंक्शन का। और इस वेरिएबल में मैंने ये वैल्यू रखकर इसमें प्रिंट करा दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पैरामीटराइज फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, डेफिनेशन फंक्शन और रिटर्न फंक्शन ये सारे के सारे कैसे काम कर रहे हैं वो इस तरह से होंगे। उसके बाद में आप चाहते हैं नेस्टेड फंक्शन की तरफ। नेस्टेड फंक्शन जो है हमारा वो कैसे काम करता है। नेस्टेड फंक्शन यानी कि एक फंक्शन के अंदर में कोई दूसरा फंक्शन अगर होता है तो उसको नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। ये तो आप जानते ही हो सारे के सारे लोग अच्छे से। आप जानते हैं कि मैं किस तरह से आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा एरे है वो कैसे काम करता है। तो एरे डिक्लेयर करने के लिए पहले हमको कीवर्ड डिक्लेयर करना पड़ेगा और उस कीवर्ड में वेयर कीवर्ड या फिर लेट या फिर कॉन्स्ट कोई भी आप ले सकते हो। अगर आपको चेंजेस नहीं करने तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया हुआ है AR का, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है एरे का। कंस्ट्रक्टर में मैंने पैरामीटर पास किए हैं कुछ स्ट्रिंग टाइप के, यानी कि एप्पल, मैंगो और ऑरेंज। उसके बाद में यहाँ पर मैंने उसी वेरिएबल को प्रिंट करा दिया है। और ये मैं अब सेव करने के बाद में आपको ब्राउजर पर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि इसका वैल्यू कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज और मैंगो, ये इस तरह से प्रिंट कर रहे हैं। इसको अनकमेंट करने के बाद में इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से ये यहाँ पर
प्रिंट हो रहा है। तो ये देखिए कि ये दूसरा वाला है 1 2 3 4 5 इस तरह से भी प्रिंट हो रहा है। अब ये फंक्शन को आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी इस एरे की तरफ चलते हैं और ये एरे में यहाँ पे अनकमेंट कर दिया हूँ। अनकमेंट करने के बाद में हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 यहाँ पर जो मैंने एरे में पास किया है। और ये देखो एरे दो टाइप के से आप डिक्लेयर कर सकते हो, यानी कि इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर बना के उसमें वेरिएबल पास कर सकते हो। वो सारे के सारे वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग मैंने पास किए हैं, जो कि जीरोथ वैल्यू, सेकेंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू इस तरह से वो ऐड हुआ है हर इंडेक्स वाइज। उसके बाद में यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हो। एक यहाँ पर देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मैंने सारे के सारे यहाँ पर वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप के मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। आप स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ पर मैंने उसको भी प्रिंट किया है। अब आप चाहो तो उसको एक जीरो लोकेशन पर आप पास कर सकते हो कोई भी वैल्यू, और उस लोकेशन पर वो ऐड हो जाएगा। और 1000 यहाँ पर है। अब 1000 यहाँ पर इस लोकेशन पे अगर 1000 है तो हम इसको प्रिंट करा देते हैं और अनकमेंट करते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर पे। ये देखो यहाँ पर जहाँ पर 1 था वहाँ पे 1000 लिख चुका है। आप चलिए फिर से दूसरे जो हमारा स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि किस तरह से हम वेरिएबल जो है हमारा वो एरे सारा का सारा टाइप एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि पहले मैंने आपको दिखाया कि आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो। स्ट्रिंग आप सिंगल कोट या फिर डबल कोट में भी आप पास कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज भी आप पास कर सकते हो। ये एरेज में सारे के सारे आ गए हैं। अब आप इसको प्रिंट कराने के लिए सेव कर लो। सेव करने के बाद में ब्राउजर पर जाइए और यहाँ पर रिफ्रेश करिए तो आप देखोगे कि किस तरह से ये स्ट्रिंग के वैल्यूज भी प्रिंट कर रहे हैं और सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज भी प्रिंट हो रहा है। अगर आप चाहो तो सिंगल वैल्यूज भी प्रिंट करवा सकते। अनकमेंट करिए, इसको सेव करिए और ब्राउजर पे जाइए, रिफ्रेश करिए और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से सिंगल वैल्यूज जो है वो एक के बाय एक आइटरेट होकर हमारे वेब ब्राउजर पर प्रिंट कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये ट्यूटोरियल, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना जरूर भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से मैं आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।